नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़े को लेकर। आपको बता दें कि 33,000 के पार हो चुका है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 22 और 23 जुलाई को पटना में 661 मिले और राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,786 है। सुबह में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 33,511 हो चुकी है। तो लगातार अगर हम बिहार की बात कर ले तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 33,000 के पार हो चुका है। तो राजधानी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें कि आज इस तरह से 22 और 23 जुलाई को पटना में 661 मरीज मिले और राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,786 हो चुकी है। वहीं सुबह में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा आपको बता दें कि 33,511 हो चुका है। तो बिहार में कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आपको बता दें कि 33,511 हो चुका है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेडीयू सांसद ललन सिंह लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार जमीन के धंधे में लगा है। टिकट और नौकरी के बदले जमीन लेना यही इस परिवार की परंपरा रही है। चुनाव के बाद आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और साथ ही तेजस्वी के दरभंगा दौरे पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नहीं, अपनी जमीन की बाउंड्री करवाने गए थे। खुद के गरीबों का मसीहा कहने वाले 15 सालों में गरीबों के लिए उस परिवार ने क्या किया। ये पूछना चाहते हैं कि अमित कुमार कौन है? अमित कुमार का श्री बद्री पूर्वे से क्या रिश्ता है? ये जमीन जो आपने उनसे लिखवाया, किस कीमत पर लिखवाया? दान ले लिया और उसको उनको मधुबनी से लोकसभा का टिकट दिया। कौन से जनता की भलाई की बात कर रहे हैं? किस बात की आपको जनता की चिंता है? आप तो अकूत संपत्ति बनाने के चक्कर में, और पूरा परिवार आपका अकूत संपत्ति बनाने के चक्कर में, और यही कारण है आपको कोई जरा सा भी लज्जा भी नहीं आती है। बात करेंगे झारखंड की। आपको बता दें कि झारखंड में हर रोज बन रहा नया रिकॉर्ड। गुरुवार को 478 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी में सबसे अधिक 198 मरीजों की पुष्टि हुई और 4 घंटे में कोरोना से 4 की भी मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या 7,239 हुई और राज्य में एक्टिव केस की संख्या 3,918 है। तो 4 घंटे में कोरोना से 4 मौत भी दर्ज हुए हैं। तो कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 7,239। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 3,918 है। रोहतास जिला में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के दौरान लापरवाही सामने आ रही है। ताजा मामला रोहतास जिला के विक्रमगंज का है, जहां कोरोना के मरीज की मौत के बाद जब स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई दल मृतक के पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंची और गांव में स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी अपना पीपीई किट शमशान के आसपास ही छोड़कर चले गए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं शमशान के पास कुत्तों को भी भटकते देखा गया। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीणों में दहशत देखा जा रहा। बता दें कि रोहतास जिला में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 9 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ से तबाही की।
तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली जाने वाली लाइफलाइन मोतिहारी गोपालगंज NH 28 पर गंडक नदी में कटाव शुरू हो गया है। गंडक नदी के डुमरिया घाट पुल और हाईवे के बीच संपर्क पथ में कटाव शुरू हो गया। अब वही जिला प्रशासन ने डुमरिया घाट पुल पर वाहनों के परिचालन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया है। वहीं मौके पर पूर्वी चंपारण के आला अधिकारी पहुंच गए। फिलहाल सभी भारी वाहन को पीपरकोठी के पास रोक दिया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने NHI की टीम को सूचना दे दी है। तो बिहार के कई जिलों में आपको बता दें कि लगातार जो बाढ़ का पानी है वो घुस गया, तो जिस बाढ़ की वजह से लगातार कई जिले की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस वजह से सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली जाने वाली सड़क, अब बता दें कि लाइफलाइन मोतिहारी और गोपालगंज NH 28 पर गंडक नदी में कटाव शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके फोन पे। अमित, लगातार बिहार में कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया। अगर हम बात करें मोतिहारी की, तो किस तरह के हालात बने हुए बाढ़ को लेकर वहां? मैं बता दूं कि यहाँ पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है। कहा जाए तो शहर जो है मोतिहारी 4 इलाके घिर गए हैं बाढ़ से, और उस इलाके के जितने भी गांव हैं लगभग सैकड़ों गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम आपको बात करें गंडक की, तो गंडक के पूर्वी तट जो है वो चंपारण बांध जिसे बोलते हैं, वो लगभग 150 फीट की दूरी बनाकर टूटा है, जिससे लगातार रात में 1 बजे रात के करीब में ये घटना हुई, जिसके बाद से पूरे इलाके में पानी घुस गया, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक पानी का बहाव इतना गंडक है। जी बिल्कुल अमित, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। गोपालगंज के बरौली के देवापुर में सारण प्रमुख बांध है वो टूट गया है। इसके अलावा मांझागढ़ प्रखंड के पुराना में भी सारण बांध टूट गया है। इसकी वजह से गंडक नदी का तेज बहाव NH 28 की तरफ बढ़ गया। जिला प्रशासन की ओर से सारण बांध के किनारे बसे गांव में लोगों को अलर्ट करने के लिए घोषणा करवाई जा रही है। बता दें कि गोपालगंज में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था, जिसकी वजह से जिले में तटबंधों पर कई जगह रिसाव हो रहा था। रिंग बांध टूट जाने की वजह से गंडक नदी का तेज बहाव बरौली के देवापुर गांव के समीप सारण मुख्य बांध की तरफ बढ़ने लगा और अचानक खबर आई कि रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच सारण बांध भी टूट गया। सारण बांध के टूटने से पानी तेजी से NH 28 की ओर बढ़ने लगा और बांध के टूटने के साथ ही NH 28 पर बड़े वाहनों का परिचालन भी ठप हो गया है। वही बांध के टूटने से गोपालगंज का बरौली, मांझागढ़, सिद्धवलिया और बैकटपुर गांव प्रखंड के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। बांध लगभग 12 बजे के आसपास टूटा हुआ है। इसके फॉलोरिंग बांध टूटा 9 बजे के आसपास और बांध टूटा है 12 बजे के आसपास। जो कि ये बहुत ही जर्जर और पुराना बांध था। हम लोगों का मालूम था कि 2-3 घंटे में टूट सकता है, और ये प्रशासन की लापरवाही है कि इस बांध को लगभग तोड़ा गया है, कोई मरम्मत नहीं था। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके फोन पर। मंजेश, अगर हम बात करें तो बिहार में लगातार कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया, लेकिन अगर गोपालगंज की हम बात कर ले तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है बाढ़ को लेकर वहां पर? हाँ जी, बता दो कि माझा प्रखंड के गांव में और देवापुर गांव में काफी बाढ़ आने से लोग दहशत है और लोग अपने घरों से बाहर ऊंचे स्थानों पर निकल रहे हैं, और प्रशासन द्वारा इंडिया टीम की व्यवस्था की गई है और बांध को बांधने के लिए प्रयास की जा रही है जी। और काफी डरे और सहमे हुए हैं ग्रामीण लोग। मंजेश, देवापुर तटबांध टूटने से कितने गांव प्रभावित हुए हैं? हाँ जी, मैं ये बता दूं कि देवापुर के तटबांध टूटने से कम 30 से 40 गांव अभी प्रभावित हैं जी, और काफी प्रशासन द्वारा इंडिया की टीम द्वारा रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है जी। मंजेश, अगर हम बात करें तो क्या बाढ़ में जानमाल का भी नुकसान हुआ है? हाँ जी, भी बता दूं कि जो निराय है, जो जंगली जानवर है, वो पानी ज्यादा हो जाने से भटक रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है जी।
जी बिल्कुल मंजेश, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की सोच प्रतिक्रियावादी सोच है। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गया है। प्रभावित लोग के लिए ना ही कोई रिलीफ फंड और ना ही कोई रहने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर आग्रह है कि आपके पास हेलीकॉप्टर है और उसी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें और हकीकत को देखें। आएगा तेज कि लगातार जो है तटबंध जो है टूट रहा है। आज जो है आपका चंपारण जो तटबंधन है वो भी टूट गया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महासेतु के जो अप्रोच रोड है वो टूट जा रहे हैं, वो कट जा रहे हैं। ये एक तरह से जो है भ्रष्टाचार का घर बना के रखा गया है। और सरकार को जब पता है कि इस महीने जो है पानी आएगा, तेज वर्षा होगी, वाटर लेवल हाई जाएगा, बाढ़ की स्थिति होगी, तो सरकार जो है पहले से ही प्रोएक्टिव होकर के इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का या हर एक चीज़ काम क्यों नहीं करती है। जो है बाढ़ की चपेट में है, लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, लोगों का खाने का ठीक नहीं है, पीने का ठीक नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं कराया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जाकर के स्थिति का जायजा लीजिए। भागलपुर के नवगछिया खरीक प्रखंड क्षेत्र के सुवटिया गंगा की उफनती धारा एवं लगातार वर्षा ने क्षेत्र का हालत बिगाड़ दिया है। किसान बची खुची खेती की सामग्री जलावन गंगा पार से घर में इकट्ठा करने में लगे हैं। पशुपालकों को पशुचारा की समस्या से बाढ़ में जूझना पड़ता है और लोग दियारा क्षेत्रों से नाव पर लाद कर पशुचारा जलावन घर लाने में लगे हैं। और बता दें कि घर के काम में ग्रामीण किसान पशुपालक परिवार की महिलाएं काफी हद तक आगे बढ़कर गंगा के उफान में भी नाव पर सवार होकर दियारा में जाकर परिवार के लिए हर संभव सुविधा जुटाने में लगी है। वहीं निचले इलाके के कुछ गांव जैसे सुवटिया, नवादा, लोधीपुर ये सभी गंगा घाट पर लोग नाव पर ओवरलोड बैठकर पार करते हैं और जिससे आए दिन कोई बड़ी घटना घटने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर जिला प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतामढ़ी जिले में पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं अब पानी की तेज बहाव ने सड़कों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बताते चले कि बीती रात लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाले मुख्य सड़क लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से बाधित हो गई है। वहीं NH-104 बाजितपुर लगमा कोल्ड स्टोरेज के बीच पहले से धंस गया और जगदीशपुर पुल के समीप बने डायवर्सन पानी के बहाव में बह गया है, जिसके कारण अब बस इस सड़क से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए लगमा में NH-77 पर पहुंचना तक बंद हो गया है। वहीं प्रशासन द्वारा मिट्टी से रास्ता को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। बावजूद मोटरसाइकिल चालक बेरोक टोक के इस जर्जर पुल के सहारे आते जाते हैं, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। जाने से आवागमन से दिक्कत है, तो ऐसे ही लॉकडाउन है, ऐसे ही दिक्कत है। बाढ़ के चलते सारा बाढ़ क्षतिग्रस्त है लोग। ये पुल कैसे टूटी है? पहले से क्षतिग्रस्त है। अब क्या हुआ? अब बरसात के पानी से टूट गया। ये कौन सी किसको जोड़ती है? ये सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर। ये कौन सी जगह? अधिक जानकारी के लिए सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी अशान दानिश जुड़ चुके फोन लाइन पे। दानिश, अगर हम बात कर ले तो लगातार सीतामढ़ी जिले में एक हफ्तों से बारिश हो रही है। फिलहाल किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? वहां पर लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, मैं बताऊं कि अभी लगातार बारिश की वजह से हर जगह जल जमाव बहुत ज्यादा हो गया। और खासकर जो नेपाल से जो बाढ़ का पानी आता है, वहाँ बरसात का पानी, जिसकी वजह से खास करके ये बैरगेनिया का जो इलाका है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सुरसंड का जो इलाका है, ये सारा इलाका काफी जलमग्न हो जाता है। इसकी वजह से अभी जगह जगह पे सड़क से 3 से 4 फुट पानी का जल जमाव लगा हुआ है और अभी लोगों को आने जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल दानिश, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क जो है वो बाधित हो चुका है।
तो लगातार सीतामढ़ी जिले में बारिश के वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और आवागमन में लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा में लगातार हो रही बारिश से पूर्वी कोसी तटबंध जिले के महिसी और सलखुआ प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिस वजह से इस इलाके के लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। महिसी प्रखंड में बने बाढ़ आश्रय स्थल चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है, जिस वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। किसानों की सारी मेहनत पर कोसी की उफनाती तेज धारा ने पानी फेर कर रख दिया है। सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो चुका है। बढ़ते जलस्तर के दबाव के कारण पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। वहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। अधिकांश लोग बढ़ते जलस्तर के दबाव को लेकर लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वहीं अधिकांश ग्रामीण सड़कें जो है वो डूब चुकी है, जिससे सड़कों पर जल जमाव की समस्या बन गई है। आंगन व घरों में भी पानी घुस जाने के कारण पूरा परिवार चौक पर बैठकर रात जगह कटने को मजबूर है और इस इलाके में आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। हमरा सबका पानी के समस्या काफी घेरने है। 4 दिन से रहते तक भाई चूल्ही चौका तक भी नहीं जल पड़े, कारण से पूरा घर में पानी पैस गया। लोग के एठाम अपन माल मवेशी ला के पहुँचा दिलों है। झगड़ा करो हो तो आस पड़ोस के लोग देखे सुने लाबे संग में खाना पीना लाके आबे तो भूखले रह रात के रह जाए, भर दिनों रह जाए। जमीन जाल जे रहे से कट गए, गोर गिरी कटे ले तैयार थे, कोन पानी सब भैंस गए। बाल बच्चा के हमरा आर के चाहिए छाहे अच्छा। अधिक जानकारी के लिए सहरसा से हमारे सहयोगी शौकत अली जुड़ चुके फोन पे। शौकत, अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहे हैं, तो सहरसा में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं बाढ़ का? आपको बता दें कि कोसी नदी के जलस्तर में कमी जरूर हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और कोसी नदी की सीपेज का पानी फैलने से पूरा कोसी तटबंध के भीतर जो इलाका है महिसी और सलखुआ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ की चपेट में है और इलाके के घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों का जो है जीना मुहाल हो गया है। लोगों के घरों में जो है कि काफी 2 फीट 2.5 फीट के समथिंग पानी जो है कि प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से उनके घर का चूल्हा भी जलना मुश्किल हो रहा है। अब आलम यह है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके ऊंचे जगह के तरफ जो है कि शरण लेने के लिए जो है पलायन करने को मजबूर है। और यहाँ तक देखा जा रहा है कि जो तटबंध का एरिया है उसमें अधिकांश वहां पर जो है कि बाढ़ का पानी जो है कि प्रवेश करने के बाद तो इस इलाके में जो ग्रामीण है और जो पशुओं के चारा के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल शौकत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जो बिहार के कई जिलों में जो बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तो सीधे रुख करेंगे गोपालगंज, जो इस वक्त हमारे संपादक संतोष सिंह मौजूद है, जिसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संपादक संतोष सिंह गोपालगंज में बाढ़ को लेकर। तो हमारे जरा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गोपालगंज आवाज ये हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे संपादक संतोष सिंह बने हुए हैं गोपालगंज से, सीधे रुख करेंगे गोपालगंज। संतोष जी, अगर हम बात करें इस वक्त आप गोपालगंज के देवापुर में मौजूद है, वहाँ किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप बाढ़ को लेकर? देखिए 2 जगह है। अगर हम बात करें गंडक तटबंध को लेकर तो देवापुर में आपको हमने दिखाया कि जहाँ तटबंध होता है, दूसरा जगह ये है जहाँ पे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन एक बड़ा फर्क है जो हमें बाढ़ को लेकर कवरेज करने का मौका मिला है। लगातार हम कवरेज करते रहे, लेकिन उत्तर बिहार के उस इलाकों को छोड़ दे, कोसी का इलाका हो, बूढ़ी गंडक का इलाका हो या फिर बागमती का इलाका है, उन जगहों पे जिस तरीके से तटबंध टूटता है और उसके बाद जो भयावहता देखने को मिलता है, वो स्थिति इस तरफ नहीं है। जो वो अगर मान लीजिए कि जैसे तटबंध टूटा ठीक सामने में घर है तो वो किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करता है और बहुत मुश्किल होता है उस 2-3 किलोमीटर के एरिया को फिर से बसने में काफी
कठिनाइयों का सामना करना। हालांकि इस पेड़ की वजह से काफी प्रोटेक्शन मिला है बांध को, लेकिन सामने वाले घर को भी नुकसान हो सकता था अगर ये पेड़ अगर ठीक तटबंध के सामने अगर नहीं रहता तो। लेकिन इस सब के इतर जो चीजें महत्वपूर्ण है कि वो चीजें जो हम उत्तर बिहार के बाढ़ को लेकर जो हमारे जेहन में रहता है, हालांकि यहाँ पे भी अगर घर क्षतिग्रस्त होने की बात करें तो सामने में एक बिल्डिंग है जो पूरी तौर से क्षतिग्रस्त हो गया है, और जिस रफ्तार में पानी तटबंध से बाहर निकल रहा है वो नुकसान सामने जो भी घर दिख रहे हैं वो उसके चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जरा स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में ये तटबंध टूटा है। बोरी के अभाव में रात में बोरी नहीं मिला, जिसके करते बांध टूटा। सीओ साहब, डीएम साहब अगर बोरी उपलब्ध करा देते तो बांध नहीं टूटता सर। रात में लगभग 12 बजे बांध टूटा। कई जगह ओवरफ्लो हो रहा था, उसको हम लोग बांध रहे थे। घर से बोरी लड़के मंगा के सब कोई मेहनत किया, कम से कम 200 पब्लिक, लेकिन बोरी के अभाव में ये जाके बांध टूट गया। और घर जो है सर देखिए बैठने के कगार पर है, कहीं बैठ भी गया है, पीछे से खरो बना दिया है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए और क्या। अच्छा, हमको ये बताइए, ये एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो तटबंध को इतने दूर से हम आ रहे हैं तो वो उस तरीके से तटबंध का मरम्मती का काम या फिर बाढ़ से पहले जो तटबंध को लेकर जो कामकाज चलता है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इसका क्या वजह है, क्यों? मतलब सबसे पहले तो कशिश न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं कि इस बाढ़ पीड़ित आपदा में जो है आप इतना कष्ट लेके आए हैं। ये पुरैना पंचायत जो है आपको माझागढ़ प्रखंड का एक पंचायत है जिसमें 1, 2, 3, 4 वार्ड जितना लगभग है सब प्रभावित है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि चूंकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और इन लोगों के बीच में सरकार की जो मिशनरी है पूर्ण रूपेण विफल है। इसका मुख्य कारण है जो बांध की मरम्मती की बात कर रहे हैं, छोड़ दिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग हैं इस चीज को दस जल रहे। रात में कल जब ये बांध टूटने की स्थिति बनी वह तब बनी जब यह पूरा एजेंसी और मिशनरी जो है यहाँ से भाग रहा था। अंचल पदाधिकारी स्थानीय जो है वो अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी बगल के एक क्षेत्र है जहाँ भैसई पंचायत है वहाँ बैठे हुए लोग हैं। ये आबादी 500 या 600 के करीब है। उसके बाद भी लोग जब अपने वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ की स्थिति सामान्य है। बड़े दुख होता है तब जब सरकारी मिशनरी इस तरह की बात करता है। और स्थिति ये है कि अब तक कोई राहत सामग्री या जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो बगल में ये टूटा हुआ है जो बांध, घर 9 घर टूट के जमीन 2 होने जा रहा है, जिसमें सारे जो लोग हैं गरीब तबका के लोग हैं, मेहनत करके बनाए हुए थे और वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यह पूरी विफलता। और एनएच यहाँ से जो है 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लोग जो फंसे हुए थे उन लोगों को लाने के लिए जो स्क्यू करने वाला जो मिशनरी होना चाहिए वो आया 4 घंटा 6 घंटा बाद। और यह हवाला दिया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जब तक 5 फीट पानी नहीं होगा तब तक नहीं होगा, जबकि 6 फीट पानी घर में घुसा हुआ है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। मुझे लगता है इस पर एक सवाल मेरा है कि हम उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। हमें जो तटबंध आपका है ये इस स्थिति में तटबंध हमने कहीं नहीं देखा, जबकि गंडक नदी अपने आप में मतलब एक उनका वो उनका स्वरूप रहा है। वो बाढ़ को लेकर काफी उनका ये रहा, इस तरह की चीजें रही हैं। लेकिन तटबंध को लेकर कोई मरम्मती नहीं, जहाँ इसमें कोई बचाव कार्य नहीं हुआ है। इधर जो भी काम हुआ है सर यहाँ देवापुर में है, जो विधायक जी हैं उनके क्षेत्र में हुआ है। लेकिन यहाँ ना कोई कॉन्ट्रैक्टर आया है और न किसी तरह का कोई पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया। कल 6-7 बजे से टूटा हुआ है, लेकिन एक भी कोई ना डीएम आया, ना एसपी आया, ना यहाँ बीडीओ सीओ कोई नहीं आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। बांध जो है ये मेन बांध है। बड़ी दुख होता है जब आप ये पूछ रहे हैं कि बांध की स्थिति। इसके अंदर जो बांध है वह बांध जो है छरकी है। जब छरकी की स्थिति ये हुआ कि टूट गया तो उसके बाद मेन बांध बचाया जाना चाहिए। और हमें लगता है कि बगल का जो देवापुर की बात आती है, आदरणीय मंजीत बाबू जो विधायक हैं वह पूरा लगे हुए अपने बचाने के लिए। निश्चित रूप में सबका है ना, तो वहाँ बचा रहे हैं इन लोगों। वहाँ भी तो टूटा है, मतलब बचाने की स्थिति वो अलग चीज, वो भी तो टूटा। ये हम ओवरऑल बात हम ये करते हैं कि आपका तटबंध, हम जहाँ एनएच से हम आपके तरफ आए हैं तो जो तटबंध का हाल है देखिए वो हाल अमूमन तटबंधों का ये हाल नहीं रहता है।
या तो आप इसको डेड नदी घोषित कर दिया गया रहता कि भाई अब कुछ हम लोगों के इलाके में बागमती की ऐसी नदियां हैं जो डेड कर दिया गया कि भाई डेड नदियां कभी कभी पानी आता है तो उसके मरम्मती का काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो अक्सर पानी आता है, अक्सर वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा जाता था। यह एक्टिव सक्रिय नदी है और हाजीपुर तक इसका इस तरह का प्रभाव है। इस पर काम क्यों, मतलब क्यों नहीं, जबकि तटबंध के विस्तारीकरण का काम सब जगह चल रहा है। हर बार यह बोला जाता है कि इस बांध की मरम्मत की जाएगी। सरकार के कुछ तथाकथित जो काम करने वाले ठेकेदार हैं वह लोग आते भी हैं और सिर्फ मात्र दिखावा करके यहाँ से चले जाते हैं। उसी का देन है कि यह बांध जो है बांध की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। यह तो जितना लेवल हाइट होना चाहिए उससे कम हो चुका और नीचे की तरफ चला गया है। अब लोग जाए तो कहाँ जाए, यही को भी दिखाना चाहेंगे। थोड़ा आप देखिए, अमूमन जो मैं हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है तटबंधों को लेकर, जरा एक मिनट थोड़ा सा उस तरफ देखिए। ये ना ऊंचाई रहता है तटबंधों का, मतलब मान लीजिए कि जो तटबंध की ऊंचाई देख रहा, ना ही इसका जो अंदर का जो एरिया होता है वो भी इतना डेप्थ, मतलब चौड़ाई भी इतना कम हमने कहीं नहीं देखा कि तटबंध को इस तरीके से। और अब अमूमन इस पूरे तटबंध के इलाके में देखेंगे हम लोग लगभग 3-4 किलोमीटर हमने पैदल चल के इस जगह पे पहुंचा है। वो तटबंध तो लगता ही नहीं, लगता है जैसे किसी गांव में जमींदारी बांध की जो स्थिति होती है, कमोबेश ये स्थिति है। इसकी एक वजह हम समझ सकते हैं कि जो तटबंध टूटने के बावजूद जो भयावहता दिखनी चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है, पानी का लेवल उस तरीके से यहाँ पे उस तरीके से प्रभावित नहीं करता है जैसे कोसी हो, चाहे बागमती हो या बाकी जो नदियां हैं उत्तर बिहार की। फिर भी गंडक भी अपने आप में उसी तरीके, उसी कैटेगरी में वो नदी आती है। वहां पे इस तरीके देखिए, सामने घर का जो हाल है, एक घर तो पूरी तौर पे कह सकते हैं कि वो पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। लेकिन ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि तटबंध को लेकर गंभीरता क्यों नहीं है, जबकि अब जब इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि हम जहां कहीं भी इसको लेकर कि तटबंध के सहारे ही हम फ्लड को कंट्रोल करेंगे, तो फिर ये समस्या इस पर नजरअंदाज क्यों किया गया कि इस तरीके के पूरे हर जगह आप अगर देखें तो ये इस पेड़ की वजह से जरूर पानी का वेग प्रभावित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि तटबंध के पास बड़े बड़े जो पेड़ वृक्ष हो उनकी रक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक दिन आपका रक्षा किस तरीके से चट्टान की तरह वो खड़ा है, पानी की धारा को वो उस तरीके से बहने नहीं दे रहा। ये एक रुकावट के रूप में काम किया और इस वजह से यहाँ पे उतनी क्षति नहीं हुई है जितनी क्षति अमूमन तटबंध टूटने के सामने वाले घर पे या इलाके में, क्योंकि जहाँ पे तटबंध टूटता है किलोमीटर के एरिया में बालू का ढेर लग जाएगा। फिर गहराई में उसी तरीके से नदी समानांतर रूप से अपनी रेखाएं खींच लेती है। वो सब प्रभावित इस पेड़ की वजह से यहाँ पे बचे हैं। लेकिन एक राहत वक्त के लेकर क्या चल रहा है अभी जो है, जब अंचल पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं यहाँ माझा से, तो वह जो है एनएच से इधर आवे तब तो एनएच 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर एनएच पर पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं, तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि जो है यहाँ राहत पहुंचेगा। कुछ देर पहले जो है यहाँ ठेकेदार आए थे जो बोल रहे थे गाछ गिरने से ये घर को बचाया जा सकता है, उस पर बोरा और ये डाल के, वह लोग भी वापस चले गए। अब रही राहत की बात, तो यहाँ रात में जो है सबका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो चुका है, न कोई साधन व्यवस्था है। उस स्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग हैं आत्मनिर्भर हैं और भगवान के भरोसे जी बिल्कुल संतोष जी, अगर हम बात करें जिस तरह से हर एक साल जो बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग बाढ़ की वजह से जो गाँव गोपालगंज की तस्वीरें सामने आ रही है, इसके देखने से लग रहा है कि लोग कितनी परेशानी में हैं। और आपको तो फिलहाल चलिए संतोष जी, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें कि तमाम खबरों के साथ इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।